हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीजीटी मेडिकल के बारे में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2025 का एग्ज़ाम। लेकिन आज हम क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हैं जैसा हमने टीजीटी आर्ट्स के किए हैं पहले 3 सेशन में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी मेडिकल के लिए और टीजीटी मेडिकल में स्टार्ट करेंगे 1991 से 1996 तक। ये वो फेज़ थी जब टीजीटी का एग्ज़ाम जो था वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता था। जैसा कि अब आपको पता है, सिंस 1998 a new recruitment agency was created by धूमल गवर्नमेंट, came to be known at that time हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मिस्टर मल्होत्रा इसके फर्स्ट चेयरमैन बने थे 1998 में। उसके बाद मिस्टर SM कटवाल जो थे वो इसके चेयरमैन बने। पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जब टीजीटी का एग्ज़ाम था, वेदर इट वाज टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तीनों स्ट्रीम के लिए 100 रहते थे। उनके अपना अपना सिलेबस था, जो सिलेबस पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा तैयार किया गया था आफ्टर कंसल्टिंग डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश। तो आइए बात करते हैं कि 1991 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसमें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन 1991 100 क्वेश्चंस वर देयर, 50 क्वेश्चंस ऑन फिजिक्स, 25 questions on botany, zoology, making it biology. टीचिंग स्किल के ऊपर दिस टाइम देयर वर ओनली 10 questions, इंक्लूडिंग पेडागॉगी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देयर वर ओनली 10 questions। और जब 10 क्वेश्चन है तो आपके पास बहुत बड़ा कोई स्कोप नहीं होता, लिमिटेड एक स्कोप था और उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड फर्स्ट टाइम 15 questions वर देयर ऑन हिमाचल प्रदेश। ये पूरा पैटर्न जो था वो 1991 में हमारे सामने आया था, जिसमें 4 पार्ट्स में जो था वो टोटल क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया था। फिजिक्स, बायोलॉजी, टीचिंग स्किल एंड क्वेश्चंस ऑन हिमाचल जनरल नॉलेज। हिमाचल जनरल नॉलेज के ऊपर 15 क्वेश्चन थे और इन 15 क्वेश्चंस में देयर वर क्वेश्चन ऑन जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। देन इन 1992 अगेन टीजीटी एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड और इस बारी भी फिज़िक्स के ऊपर क्वेश्चन 50 थे, बायोलॉजी के ऊपर 25 थे, लेकिन टीचिंग स्किल के ऊपर जो 1991 में 10 क्वेश्चंस थे, दिस टाइम देयर वर 17 क्वेश्चंस ऑन टीचिंग स्किल एंड 8 ऑन हिमाचल जनरल नॉलेज। नो अदर पार्ट वाज इंक्लूडेड इन इट। दे वर स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू 4 parts: physics, biology, teaching skill and Himachal general knowledge. The only change was in number of question and that was between 2, teaching skill and Himachal general knowledge. So 1991 से 1992 में टीचिंग स्किल के ऊपर जो 10 थे वो 17 हो गए। Then in 1993 again TGT medical exam was conducted. Total number of questions were 100. फिजिक्स 50, बायोलॉजी 25, टीचिंग स्किल 15। नाउ अर्लियर 1991 में 10 थे, फिर 17 हो गए और अब थर्ड जो एग्ज़ाम कमीशन ने किया 1993 में, उसमें टीचिंग स्किल के 15 क्वेश्चन थे। हिमाचल जीके के जो पहले 8 थे, नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चन वर इंक्रीज टू 10। उधर से 2 रिड्यूस हो गए टीचिंग स्किल के 1992 से 93 में, और टीचिंग स्किल के 15 हो गए, हिमाचल जनरल नॉलेज के 10 हो गए। In 1994 there were 100 questions total, 2 घंटे का टाइम। ये इनिशियल स्टेजेस थी जब हिमाचल प्रदेश में MCQ पैटर्न के ऊपर एग्ज़ाम कंडक्ट होने शुरू हुए थे, इसलिए टाइम जो था वो ज़्यादा दिया जाता था और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो थे वो कम होते थे। इनिशियल स्टेजेस थी, कैंडिडेट्स को ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि नेशनल लेवल पे तो कुछ टेस्ट हो रहे थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये स्टार्टिंग फेज था। तो 1994 में अगेन
100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में आपको करना था, 2 घंटे का टाइम था। फिजिक्स के वही 50 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी के 25 थे। टीचिंग स्किल अगेन जो लास्ट टाइम 15 था 93 में, 94 में टीचिंग स्किल के ऊपर 19 क्वेश्चन कर दिए गए। और हिमाचल जीके के जो लास्ट टाइम 10 थे, द नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस टू 6 ओनली। 6 क्वेश्चन जो थे वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर पूछे गए। 1995 में 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चन में से 2 चीज़ों में कम चेंज हुआ या हुआ ही नहीं सही मायनों में। 91 से लेकर 1996 तक जो था कोई चेंज नहीं हुआ। 2 पार्ट्स में, एक वो था फिजिक्स वाला और एक था बायोलॉजी सब्जेक्ट का। इस बारी 95 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस टीचिंग स्किल के ऊपर 18 हो गए। जो पिछली बारी 19 थे, 1 क्वेश्चन उसमें कम कर दिया गया टीचिंग का। और हिमाचल जीके के जो पिछली बारी 6 थे वो 7 कर दिए गए। देन in 1996, this is the last time when Himachal Pradesh Public Service Commission conducted exam for TGT recruitment. क्योंकि 1998 से this was given to the new agency created in 1998. अब इसमें जो था 96 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर अगेन 100, फिजिक्स के 50 थे, बायोलॉजी के 25 थे, और टीचिंग स्किल के ऊपर दिस टाइम देयर वर 25 क्वेश्चन। लास्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन एंड देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन ऑन हिमाचल प्रदेश। आउट ऑफ 100, 50 ऑन फिजिक्स, 25 ऑन बायोलॉजी, 25 ऑन टीचिंग स्किल। तो डियर फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, मेन चीज़ जो इन पैटर्न को डिस्कस करने की है वो ये है कि आपको स्टार्टिंग में ही ये आइडिया हो जाना चाहिए कि रिक्रूटमेंट एजेंसी का ये विशेषाधिकार होता है, ये प्रेरोगेटिव है उनका, कि जो सिलेबस निर्धारित किया है उस निर्धारित सिलेबस के किसी भी पार्ट को वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं या उसके बाहर भी जा सकते हैं। हो सकता है कि वो लेटर स्टेजेस पे जो हम डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे, जब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास ये एग्ज़ाम होना शुरू हुआ तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो थे वो इंक्रीज़ होकर 100 से सीधा 200 कर दिए गए थे। और 200 जब क्वेश्चन कर दिए गए थे तो उसमें ये भी हम पाएंगे कि कैसे किस किस पार्ट्स में जो वो चेंजेस की गई। तो आपके पास सबसे पहले, क्योंकि जो मेरे सामने किताब है, बुक जो है, दिस बुक दिस इज़ पब्लिश्ड बाय HG पब्लिकेशन, and this book contains question paper, previous year's question paper, Himachal TGT examination, TGT medical from 1991 to 2020 when the last exam was conducted, before this 25 से पहले का। इस बुक में आपको कंप्लीट आइडिया मिलता जाएगा और सभी के पास ये किताब होना ज़रूरी है। आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको आइडिया देगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, शिफ्ट कैसे होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा रहते हैं, कौन सा पार्ट ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा मिक्सिंग हो जाती है या ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन होते रहते हैं। ये होने से आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये तो हम देख रहे हैं इसमें कि भाई फिज़िक्स जो आपने पढ़ा हुआ है, आप ये मानिए कि जो आपके साइंस के दोनों सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी, इसमें 60% क्वेश्चन जो हैं, इवन मोर देन दैट, आपके +1 एंड +2 लेवल 11th एंड 12th NCERT स्टैंडर्ड के होते हैं। कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं जो जनरल साइंस से जुड़े भी होते हैं, रिलेटेड टू द डिफरेंट फील्ड्स। वो बॉटनी जूलॉजी से जुड़ा भी हो सकता है, वो फिज़िक्स से जुड़ा भी हो सकता है। तो ये तो हमारे फिक्स हैं, जो हमें हमारे सब्जेक्ट जो हमने बीएड लेवल पे पढ़े हुए हैं, या उससे पहले हम बीइंग ए साइंस स्टूडेंट जो हमने स्टडी किया होता है एट द ग्रेजुएशन लेवल, तो उनका इंटेंसिव नॉलेज, थॉरो नॉलेज होना ज़रूरी है। और वो थॉरो नॉलेज आपको कंट्रीब्यूट करेगा जब आप ये मॉक टेस्ट कर रहे होंगे। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो इसको मॉक टेस्ट की तरह यूज़ करें। आपने कितनी अच्छी तैयारी की है, और अगर आपके सामने
1991 का क्वेश्चन पेपर आ जाता है, देन विदाउट सीइंग द आंसर की आप अटेम्प्ट करें कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप ठीक कर पा रहे हैं। एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको अपना पता लग जाता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। ये आपका सेल्फ असेसमेंट जो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेल्फ असेसमेंट करना सीख जाएंगे ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बार बार स्टूडेंट से ये कहता हूँ जब ऑफलाइन भी होता हूँ, व्हेन आई टॉक टू देम डायरेक्टली, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें फेस टू फेस बात करने की, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि देखिए आपको अपने आप को ऑनेस्टली जज करना होगा, एग्जैजरेट नहीं कर सकते, बढ़ा चढ़ा के हम नहीं कह सकते कि साहब मैंने तो आई एम गिविंग 8 आवर्स 10 आवर्स डेली फॉर स्टडी। नहीं, आप अगर 1 घंटा दे रहे हैं तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आई एम गिविंग ओनली 1 आवर। अगर आप अपने लिए ऑनेस्ट नहीं हो सकते तो आप किसी के लिए भी ऑनेस्ट नहीं होंगे। और एजुकेशन जो है, इसमें तो सीधी सी बात है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, लेकिन जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांटिटी ऑफ आवर्स, क्वांटिटी जो है घंटों की जो है, क्वालिटी लेबर के ऊपर आई कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से कितना मैं रिटेन कर रहा हूँ, कितना मैं रिकॉल कर रहा हूँ, कितना मुझे समझ आ रहा है, और वो मेरा फोकस होना चाहिए। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं। द अदर डे यू आर गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर। आप बच्चों को वो सारी अच्छी चीज़ें बताएंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट जो है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हो कि मुझे फ़िज़िक्स बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए, बेसिक फार्मूले जो हैं फ़िज़िक्स के समझ आ जाएं, कैसे मुझे जो है बायोलॉजी के बारे में स्टडी करनी है और किस तरह से उनको इंटरलेट करना है, को लिंक करना है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो सेल्फ स्टडी आपकी बहुत ही यूज़फुल होती है। तो इनिशियल स्टेजेस में आज के हमारे इस डिस्कशन में हम यहीं तक सीमित रखेंगे कि आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होना बहुत ज़रूरी है, इंडिस्पेंसेबल है। ये सिर्फ आता है से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहीं से आप देख पाएंगे सेल्फ इवैल्यूएशन भी होगा, सेल्फ असेसमेंट भी होगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन हमें आसानी से पता लग जाएगा और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। और वो नेक्स्ट तभी पता लगेगा जब हमें पता हो कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं बात करूंगा तो हम सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कितना बड़ा शिफ्ट किया था पैटर्न को चेंज करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, मेक इट श्योर कि आप ऑनेस्टली लेबर कर रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, जब आप पेपर दे के आएंगे तो अपने आप आपके मुंह से खुद निकलेगा कि मेरी जो मेहनत है वो वसूल हो गई, जो क्वालिटी लेबर मैंने की है वो वसूल हो गई। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम 95 टू 100% आपके दिमाग में होना चाहिए कि इनका आंसर मैंने बिल्कुल ठीक तरह से दिया। मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन स्ट्रेटजी मैं लास्ट में बताऊंगा। अटैम्प्ट करने का, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और आप पाएंगे कि जब आप उस स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं तो वो कितनी यूज़फुल होती है, कितनी कंड्यूसिव रहती है, और कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने होते हैं। तो पहली अप्रोच आपकी ये, अपने प्रति ऑनेस्ट रहिए, अपनी लेबर जो है उसको बहुत ही यूज़फुल बनाइए, कंड्यूसिव होनी चाहिए ताकि रिज़ल्ट पॉजिटिव हो। थिंकिंग आपकी बड़ी पॉजिटिव रहनी चाहिए, अपने ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए कि जो मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, जो एफ़र्ट्स मैं लगा रहा हूँ, वो एफ़र्ट्स मुझे अच्छा रिज़ल्ट देंगे। क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर फेथ नहीं होगा, अपनी मेहनत के ऊपर फेथ नहीं होगा, आप अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, बुक्स ऑन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, टीचिंग स्किल, बीएड की जो आपकी टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स थी वो आपके साथ होनी चाहिए। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की फ़िज़िक्स जो है, प्लस आपका बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी की बुक्स होनी चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स होनी चाहिए। मॉक टेस्ट करने के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज़ भी साथ में होनी चाहिए, जो अलग अलग तरह से अवेलेबल होती है, वो मैगज़ीन्स के थ्रू भी आपको मिलती है।
वो अलग अलग सीरीज़ अलग अलग पब्लिशर की हैं, वो कंबाइंड बुकलेट की फॉर्म में भी आती हैं, जिससे आप अच्छी तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। एक प्रोबेबिलिटी कई बारी होती है जो आप ध्यान में रखें कि कई बारी 4 जो आपको ऑप्शन मिलते हैं उनमें से एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, लेकिन तभी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस कैंडिडेट ने थॉरो स्टडी की हुई होती है उसको जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर होता है वो उसके पास होता है। ये प्रेरोगेटिव अगेन हम बोर्ड के ऊपर छोड़ देते हैं, कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर, कि कई बार वो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो काउंटिंग से हटा लेते हैं, बाहर कर देते हैं कि इनके क्वेश्चन में आंसर नहीं था वहाँ पे 4 में, तो हम इसे हटा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं हटाते तो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो उसका माना जाता है। तो आज सिर्फ इतना ही कि आप अपनी तैयारी जो है वो इस तरीके से शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि लगभग 1.5 महीना हो गया एडवर्टीज़मेंट आए हुए, आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। आप जितने भी कहीं व्यस्त हैं इससे ज़्यादा व्यस्त नहीं हो सकते कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आपको फॉरगो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। फालतू की रील्स देखना, फालतू का मोबाइल के ऊपर डिस्कशन करते रहना जिसका कोई यूज़ नहीं है, लंबी लंबी बातें करते रहना, उसको कम करना है। आप डिसाइड करें कि आपका जो टाइम टेबल है वो इस तरह से हो कि आप 5 से 6 घंटे का जो टाइम अपने लिए रखते हैं वो इतना अच्छा टाइम होना चाहिए कि उस टाइम आपका मोबाइल बंद हो जाना चाहिए और आपके पास पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, और घर के मेंबर्स को आप ये बता सकते हैं कि ये टाइम मेरा स्टडी का है और इस टाइम मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। आप टाइम खुद अपने आप चूज़ करें, विच टाइम इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर यू, डे टाइम, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, क्योंकि अलग अलग लोगों का टेम्परामेंट अलग अलग होता है। कुछ लोग जो हैं वो रात को पढ़ना पसंद करते हैं जब सब तरफ शांति होती है, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं कि साहब जब फ्रेश होते हैं तब, कुछ लेट इवनिंग में स्टार्ट करते हैं, 4-5 बजे शुरू करते हैं एंड देन दे कंटिन्यू टिल 9-10। पर डिवाइड, अपने टाइम को डिवाइड करें, क्योंकि 5-6 घंटे इकट्ठा नहीं बैठा जाता। आप सब्जेक्ट के हिसाब से, पार्ट्स के हिसाब से टाइम को डिवाइड करें। आप फिज़िक्स के लिए कितनी रीडिंग करना चाहते हैं, बायोलॉजी के लिए कितना करना चाहते हैं, टीचिंग स्किल के ऊपर कितना करना चाहते हैं, अदर हिमाचल जनरल नॉलेज है उसके ऊपर कितना। तो हमेशा जैसा मैंने आर्ट्स वालों को कहा था, मूव फ्रॉम बेसिक टू फंडामेंटल्स, नीचे से ऊपर की तरफ चलें। नीचे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, आप ऊपर सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते चलेंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और ज़्यादा अच्छी तरह जो है मॉक टेस्ट में परफॉर्म करेंगे और अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। So dear friends, stick to this schedule, make your own schedule.